नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आपको बताना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा में सियासत गर्मा गई है। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर तेज हुई बहस के बीच बीरभूम से पलायन की खबरों पर बहस तेज हो गई है। कश्मीर फाइल के बाद बंगाल फाइल्स पर बहस तेज हो गई है। बंगाल हिंसा पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खरी खरी सुनाई है। बीरभूम हिंसा से जुड़ा अभी तक का अपडेट आपके सामने रखूंगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इतिहास रचा है। दोनों ही प्रदेशों की जनता ने बीजेपी के डबल इंजन पर भरोसा जताया है। डबल इंजन की सरकार की जीत बड़ी जीत है, तो प्रदेश की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भी बड़ा होगा, जैसे उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड में धामी रिटर्न का रौब भी दिखाई दिया, तो उत्तर प्रदेश में योगी रिटर्न की भव्य तैयारी हो रही है। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के डबल सेलिब्रेशन से जुड़ी हर खबर दिखाऊंगा। 10 सालों में 2 राज्यों में झाड़ू का जादू खूब चला। आम आदमी पार्टी का जोश बढ़ाने वाला है और पार्टी ने साफ संकेत देना शुरू कर दिया कि झाड़ू वाला झंडा देश के दूसरे राज्यों में लहराने वाला है। कांग्रेस के सफाई की पटकथा लिख रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जोश बहुत ज्यादा हाई है और एमसीडी के एक होने वाले दांव पर अरविंद केजरीवाल बौखला गए हैं। केजरीवाल ने बीजेपी को ओपन चैलेंज दे दिया। इससे दिल्ली ही नहीं, देश की सियासत में कौन सा बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज ओआईसी की बैठक खत्म हो गई और इसके साथ शुरू हो गया इमरान खान का काउंटडाउन। इमरान खान खास है। क्यों छेड़ रहे हैं पाकिस्तान का राग, क्यों छोड़ रहे हैं पाकिस्तान, क्यों छोड़ रहे हैं पाकिस्तान में रहकर कश्मीर का राग, ये तमाम आपको बताऊंगा। और आपको यह भी बताऊंगा कि इमरान खान के ऊपर बाजवा क्यों लगातार हावी होते जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की सियासत में जिस तरीके से भूचाल आया है, उससे यह तस्वीर साफ हो गई है कि आने वाले कुछ घंटे इमरान खान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। पश्चिम बंगाल का बीरभूम जल उठा है। उसकी लपटों की जद में अब पूरा बंगाल है। आज देश की राजधानी दिल्ली तक महसूस की जा रही है। सियासी तपिश इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। लांछन लगने की सारी हदें एक बार फिर से पार हो गई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, बीरभूम में टीएमसी के एक नेता की हत्या होती है, उसके बाद दर्जन भर घर जला दिए जाते हैं। 2 बच्चों से लेकर 8 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद पूरे बीरभूम में
खौफ पसरा हुआ है, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बीरभूम हिंसा पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और ममता दीदी को नसीहत दी है, अपराधियों को पकड़ने की बात कही है, बंगाल के लोगों से ऐसी वारदात करने वालों को माफ ना करने की बात कही है। और आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने के बाद जिस तरीके से एक के बाद एक हिंसा हुई, कमोवेश उसी जैसे हालात इस वक्त पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बने हुए हैं। लोग डर के साए में हैं, खौफ के साए में हैं और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। बंगाल में बीरभूम में खूनी खेल, राजनीतिक हिंसा का लाल घेरा, ममता ने सियासी पासा फेंका, पीएम बोले बंगाल माफ नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा का ऐसा उन्माद फैला, मौत ने खून का ऐसा खूनी खेल खेला जिसकी जद में महिलाएं आ गई, मासूम बच्चे आ गए, खून खराबा मच गया। गुस्साई भीड़ ने दर्जन भर घरों को आग के हवाले कर दिया, जिसमें जलकर 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिलाएं और 2 मासूम बच्चे हैं। बीरभूम में राजनीतिक हिंसा के बाद लोगों में इस कदर खौफ घर कर गया है कि लोग घर छोड़ने लगे हैं। घर बार छोड़कर लोग परिवारों के साथ जितना मुमकिन हो रहा है सामान लेकर जा रहे हैं। ऐसे में बीरभूम से हो रहा लोगों का पलायन कश्मीरी पंडितों की याद दिला रहा है, जब साल 1990 में कश्मीरी पंडित घर छोड़कर जा रहे थे। बीरभूम की घटना के बाद पूरे शहर में तनाव है। इस बीच प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मंगलवार रात को मृतकों को दफनाया गया। वहीं मामले में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। ममता सरकार ने एसआईटी का गठन कर 72 घंटे में जांच की रिपोर्ट मांगी है। मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया। राज्य सरकार से गुरुवार दोपहर 2 बजे तक रिपोर्ट मांगी। सबूतों से छेड़छाड़ न हो इसलिए घटनास्थल पर सीसीटीवी निगरानी के निर्देश दिए। वहीं मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पश्चिमी बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख जताया। पीएम ने वारदात को अंजाम देने वालों को सबक सिखाने का आह्वान किया। सबसे पहले मैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। वहीं पश्चिमी बंगाल के बीरभूम में जिले में हुई हिंसा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के एक दिन बाद बुधवार को शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीरभूम पहुंचे एक बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को घटनास्थल पर जाने से रोक दिया गया। प्रतिनिधिमंडल को रोके जाने के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। बंगाल को बचाने के लिए राष्ट्रपति शासन जरूरी है। घटना की जांच एसआईटी से नहीं, सीबीआई या फिर एनआईए से हो। बीरभूम हिंसा पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी ममता सरकार को घेरा।
राज्यपाल धनखड़ ने 8 लोगों की मौत की घटना को भयावह करार दिया है और कहा है कि राज्य हिंसा और अराजकता की संस्कृति की गिरफ्त में है। Considerably pained and disturbed at the horrifying barbarity at Rampur Haat, that according to the DGP has already claimed 8 lives. This is indicative of nosediving of law and order in the state. I have emphasized on several occasions that we cannot allow the state to be synonymous with violence culture and lawlessness. The administration is required to rise above partisan interests, which, in spite of cautions, is not being reflected in reality. हिंसा के बाद चौतरफा घिरी ममता बनर्जी सामने आई। उन्होंने बीरभूम की वारदात को बीजेपी की साजिश बता दिया। ममता ने कहा, हिंसा की ऐसी घटना पेट्रोल और अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि जैसे चिंता के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए रची गई साजिश का परिणाम है। बीरभूम में हुई घटना को जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में अक्सर होती हैं। रामपुर नरसंहार पर ममता ने जिस तरह का बयान दिया, उससे साफ है कि सियासत चरम पर है। ममता जिन्हें न्याय पर काम करना चाहिए, विपक्ष जिसे लोगों के जख्मों पर मरहम लगाना चाहिए, वो राजनीति के रंग में रंगे हैं। पॉलिटिक्स से किसी को फुर्सत नहीं, किसी का इस पर ध्यान नहीं है। लोग क्यों पलायन कर रहे हैं, उन्हें कैसे रोका जाए, खौफजदा लोगों का डर कैसे खत्म किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास बहुत पुराना है। मैं आपको दिखाता हूं बंगाल की राजनीति के रक्त चरित्र के बारे में आपको जानकारी देता हूं। 5 दशक से ज्यादा हो गया है बंगाल की सियासत में खूनी खेल चल रहा है। 1977 से 2007 तक लेफ्ट के शासन में 28,000 से ज्यादा राजनीतिक मौत हो चुकी है, वो भी हिंसा के चलते। तब टीएमसी लेफ्ट नेताओं पर हिंसा का आरोप लगाती थी, लेकिन 2011 से बंगाल में ममता दीदी का राज है, फिर भी राजनीतिक हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान करीब 700 हिंसा के केस दर्ज किए गए थे, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। साल 2020 में 650 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे, 50 लोगों की मौत हो गई थी, उनकी जान चली गई थी। वैसे तो पूरे साल हिंसा के मामले पश्चिम बंगाल में नहीं थमते हैं, लेकिन जब चुनावी काल आता है, राजनीतिक हिंसाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के 11 साल के शासन में अब तक बीजेपी के 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है, जबकि टीएमसी हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति का रक्त चरित्र पूरा देश दशकों से देख रहा है, और दंगाइयों को कौन शह दे रहा है, यह किसी से छुपा नहीं है। आपको याद होगा कि इससे पहले इस तरह के कई मामले पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के बाद हुए हैं, और एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं, खासतौर से बीरभूम के, वो किसी से छुपे नहीं हैं, और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर फिर से लगाया जा रहा है। राष्ट्र की आवाज में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इमरान खान कितने दिन के मेहमान बचे हैं। उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन इमरान खान अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है।
और आपको पाकिस्तान भी ले चलूंगा, वहां के ताजा हालात क्या हैं उससे भी आपको रूबरू कराऊंगा। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है राष्ट्र की आवाज में। उत्तराखंड की सियासत में आज का दिन ऐतिहासिक हो गया है। जो 22 सालों में नहीं हुआ वो मिशन 2022 में हो गया। उत्तराखंड में कमल तो लगातार दूसरी बार 10 मार्च को ही खिल गया था, लेकिन आज सीएम धामी की वापसी हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन सबने देखा। उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी का भरा पूरा परिवार एक मंच पर भी देखा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर में बीजेपी शासित के सीएम देवभूमि में नजर आए। सीएम धामी के शपथ समारोह के गवाह बने। उत्तराखंड में बीजेपी का मिनी शो पूरे देश ने देखा, लेकिन असली मेगा शो लखनऊ में 25 मार्च को देखने को मिलेगा। जी हां, 25 मार्च को लखनऊ में आपको मेगा शो देखने को मिलेगा। लखनऊ में बड़े जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। मंत्रिमंडल पर भी मंथन चल रहा है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश की राजधानी दिल्ली में हैं और पार्टी के आला नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। कई दौर की बैठक हो चुकी है, मंथन चल रहा है और 25 को किसका ताज मिलेगा यह भी लगातार हम बता रहे हैं। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। उत्तराखंड के लिए ये मौका ऐतिहासिक था। जो 22 सालों में नहीं हुआ वो 2022 में हो गया। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सूबे की सत्ता में बीजेपी की वापसी के साथ साथ सीएम धामी की भी वापसी हो गई। पुष्कर सिंह धामी के नाम पर बीजेपी के सभी विधायकों ने मोहर लगा दी, जिसका असर सीएम धामी के चेहरे पर साफ दिखा। महामहिम गुरमीत सिंह की मौजूदगी में शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ, जिसमें बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, यूपी के भावी सीएम योगी आदित्यनाथ और गोवा के भावी सीएम प्रमोद सावंत समेत कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। सीएम धामी के साथ कुल 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें चौपटा खाल से चुनाव जीते सतपाल महाराज, ऋषिकेश से चुनाव जीते प्रेमचंद अग्रवाल, श्रीनगर से चुनाव जीते धन सिंह रावत, बागेश्वर से चुनाव जीते चंदन रामदास, मसूरी से चुनाव जीते गणेश जोशी, सितारागंज से चुनाव जीते सौरभ बहुगुणा, सोमेश्वर से चुनाव जीती रेखा आर्य और नरेंद्र नगर से चुनाव जीते सुबोध उनियाल शामिल रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है
कि ये आने वाला दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा। इसको उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है और जो भी हमने संकल्प लिए हैं उन सभी संकल्पों पर आज से ही हमारी सरकार काम करना प्रारंभ करेगी। कल हम कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे, उसके माध्यम से आप सबको बहुत सारी जानकारी। उत्तराखंड में बीजेपी ने मंत्रिमंडल की लिस्ट बहुत मंथन के बाद फाइनल की है। इसी का असर है कि पिछली सरकार में मंत्री रहे कई मंत्रियों का पत्ता कट गया है, तो कई मंत्री धामी कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। सतपाल महाराज, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उत्तराखंड में इस बार बीजेपी ने एक और इतिहास रचा है। बीजेपी ने स्पीकर के लिए रितु खंडूरी का नाम फाइनल किया है। ऐसा पहली बार होगा जब उत्तराखंड की विधानसभा किसी महिला स्पीकर के निर्देश पर चलेगी। उत्तराखंड में शपथ ग्रहण हो गया तो पड़ोसी प्रदेश उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को होना है, जिसके लिए बीजेपी मिशन में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए सरकारी अमला और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुट गए हैं। हमारे पीछे देखिए, ये है लखनऊ का अटल बिहारी वाजपेयी कॉर्नर स्टेडियम। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से शपथ लेंगे। वो तारीख होगी 25 मार्च की तारीख। जो अंदर मंच बनाया गया है कॉर्नर स्टेडियम के अंदर, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और तमाम दिग्गज नेता मंच पर मौजूद होंगे। हालांकि अभी मीडिया को अंदर जाने की एंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी तैयारियों का जो सिलसिला है वो लगातार पिछले 4 से 5 दिनों से चल रहा है और युद्ध स्तर पर यहाँ तैयारियां हो रही है। क्योंकि कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए कोई कोर कसर न तो प्रशासन छोड़ना चाह रहा है और न ही भारतीय जनता पार्टी। प्रशासन भी एहतियातन हर तैयारी पर नजर रख रहा है, क्योंकि शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड की तरह उत्तर प्रदेश ने भी इस बार इतिहास रचा, लिहाजा शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मंत्रिमंडल भी लगभग फाइनल कर दिया गया है। हालांकि आधिकारिक लिस्ट अभी तक बीजेपी ने जारी नहीं की है, लेकिन इतना तय है कि योगी के कैबिनेट में कुछ नए कुछ पुराने वाला समीकरण बरकरार रहेगा। मंत्रिमंडल में किनको मंत्री के रूप में स्वीकार किया जाए, किनको शपथ दिलाई जाए, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। मुख्यमंत्री पार्टी संगठन के साथ परामर्श करके सभी वर्ग क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देते हुए योग्यता और मेधा के आधार पर ऐसे मंत्रियों का चयन करेंगे जो मंत्री उनकी भावना के साथ, जो प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण नीतियां हैं, उनको जमीन स्तर तक लागू करा के जनता के कल्याण के लिए काम कर सके। ऐसे मंत्रियों का चयन होगा और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट सफलतापूर्वक काम करेगी। उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश, बीजेपी ने कमल खिलाकर कई मायनों में सूबे के समीकरण को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। वैसे अब चुनाव जीतने के बाद यूपी में शपथ ग्रहण की तैयारी जोरों पर चल रही है, तो उत्तराखंड में शपथ ग्रहण के बाद सीएम धामी मिशन में जुट गए हैं। क्योंकि युवा चेहरे हैं और उनकी विकास नीति की वजह से ही बीजेपी ने उन्हें ऐसा मौका दिया है। उत्तराखंड की सियासत में कभी किसी को नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में 25 मार्च को शपथ दिलाई जाएगी। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसको लेकर तमाम तरह की तैयारी की जा रही है। शपथ कार्यक्रम काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल होने वाला है। इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह समेत तमाम दिग्गज नेता इसमें शिरकत करेंगे। ऐसे में आपको योगी के संभावित मंत्रियों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जी हां, आप देखिए नाम। पहला नाम सिद्धार्थ नाथ सिंह, बेबी रानी मौर्य, इसके अलावा सुरेश खन्ना, श्रीकांत शर्मा, ब्रजेश पाठक, सतीश महाना, सूर्य प्रताप शाही, आशुतोष टंडन, तेजपाल नागर, असीम अरुण, राजेश्वर सिंह, आशीष पटेल, नंद कुमार नंदी, नितिन अग्रवाल, सुनील शर्मा जैसे संभावित मंत्री हैं जिनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके अलावा कुछ और भी नाम हैं जिनको राज्य मंत्री दिया जा सकता है।
दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बहुत तेजी से बढ़ गई हैं। चुनाव की तारीखों को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता केंद्र पर हमलावर हैं, जिसका जवाब बीजेपी के नेता अपने स्टाइल में दे रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बीजेपी को खुली चुनौती दी है, चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दे दी है। आम आदमी पार्टी के चुनाव हारने पर केजरीवाल ने राजनीति से संन्यास लेने की बात कही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पंजाब में जबरदस्त जीत के बाद आम आदमी पार्टी का जोश बहुत ज्यादा हाई है। अब गुजरात समेत हिमाचल प्रदेश और दूसरे राज्यों को लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। प्रभारियों की लिस्ट फाइनल कर दी गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कड़ा मुकाबला देने के लिए आम आदमी पार्टी अलग अलग राज्यों में तैयार हो। पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए अभी से ही पूरे दमखम के साथ ताल ठोकने लगी है। चुनावी तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी को सब्सिडी का कार्यकाल मई 2022 में खत्म हो रहा है और अभी तक चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ। इसी बीच केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली के तीनों एमसीडी को खत्म कर एक एमसीडी वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केजरीवाल ने दिल्ली एमसीडी चुनाव टालने पर बीजेपी को घेरा, जिसका जवाब बीजेपी नेता ने अपने स्टाइल में दिया। मैं अरविंद केजरीवाल जी को याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 में भी उन्होंने भाजपा को इसी तरह की चुनौती दी थी। 2017 में भाजपा तीसरी बार नगर निगम में विजयी हुई और अब जल्दी ही चुनाव होगा। चौथी बार भाजपा नगर निगम में सरकार बनाएगी। मैं ये अरविंद केजरीवाल जी को जानकारी देना चाहता हूं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अब एमसीडी में भी पैर जमाने की जुगत में लगी है, तो वहीं पंजाब में प्रचंड जीत के साथ दिल्ली के बाद दूसरे राज्य में शासन करने वाली है। यानी 10 साल के अंदर दो राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और तो और अब केजरीवाल की पार्टी अपना कारवां आगे बढ़ाने की कोशिश में है, कांग्रेस का विकल्प बनने की तैयारी में है। बता दें, कांग्रेस जहां 5 राज्यों में हार की मंथन में उलझी है, आम आदमी पार्टी ने अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। 6 राज्यों में चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। गुजरात में डॉक्टर संदीप पाठक को प्रभारी और गुलाब सिंह को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। हिमाचल में दुर्गेश पाठक को प्रभारी और सत्येंद्र जैन को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता और चुनाव प्रभारी सौरभ भारद्वाज बने। छत्तीसगढ़ में संजीव झा को प्रभारी और गोपाल राय को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इन चारों राज्यों के अलावा आम आदमी पार्टी ने असम और केरला के भी प्रभारी को नियुक्त किया है। लेकिन केजरीवाल की टीम का फिलहाल सबसे बड़ा फोकस गुजरात और हिमाचल प्रदेश पर है, क्योंकि दोनों राज्यों में इस साल के अंत तक चुनाव होने की संभावना है और केजरीवाल चाहते हैं कि पंजाब की तरह इन दोनों राज्यों में झाड़ू का जादू चल जाए। पंजाब चुनाव में आपने शानदार जीत दर्ज की है और इस जीत में डॉक्टर संदीप पाठक ने चाणक्य की तरह प्लानिंग की थी। जीत के लिए एक एक कर रणनीति की बारीकी से तैयारी की। यही वजह है कि पार्टी ने आईजीआई के प्रोफेसर डॉक्टर संदीप पाठक पर भरोसा करते हुए उन्हें बीजेपी का गढ़ गुजरात छीनने के लिए लगा दिया है। दरअसल गुजरात में आप विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। 2021 के नगर निगम चुनाव में आपने शिरकत की। सूरत नगर निगम में आपके 27 पार्षद जीते। गांधीनगर और सूरत में आपको 28% वोट मिले। साफ है कि आम आदमी पार्टी गुजरात के शहरों में कांग्रेस की जगह लेती हुई दिख रही है, लेकिन पार्टी की असल चुनौती गांव-गांव तक पहुंचने की होगी। इस साल के आखिर में हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी पंजाब की तरह पड़ोसी हिमाचल में पूरी ताकत अभी से लगाने में लग गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को चुनाव जीतने का जिम्मा पार्टी ने दिया है। ऊना कांगड़ा पर आपका फोकस, दोनों इलाके पंजाब से लगते हैं।
कांगड़ा में 15 विधानसभा सीटें हैं। पंजाब और दिल्ली के बीच के राज्य हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की जुगत में है। दरअसल हरियाणा से अरविंद केजरीवाल आते हैं। ऐसे में आपके लिए ये अहम सूबा है। 2018 में आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में किस्मत आजमा चुकी है, लेकिन तब पार्टी ने जरा भी कमाल नहीं दिखाया था। मगर 2023 में पार्टी जरा भी नहीं चूकना चाहती, लिहाजा अभी से रणनीति बनाने में जुट गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को इसके लिए लगा दिया गया है। दिल्ली और पंजाब में सरकार बन चुकी है। आम आदमी पार्टी अब दूसरे राज्यों में झाड़ू चलाने लगी है, जो कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि आपको जन्म दिए अभी 10 साल भी नहीं हुए और 2 राज्यों में सरकार बना चुकी है और दूसरे राज्यों में दस्तक देने के लिए पुरजोर कोशिश में है। पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, जो दूसरे राज्यों में पार्टी के विस्तार में फायदेमंद साबित होगा। तो कांग्रेस के साथ बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। आम आदमी पार्टी का फोकस बड़े राज्यों के बजाय छोटे छोटे राज्य हैं। यही वजह है कि पार्टी छत्तीसगढ़ और हिमाचल पर ज्यादा ध्यान दे रही है और इसी के तहत प्लानिंग कर रही है। केवल गुजरात ऐसा सूबा है जो क्षेत्रफल और आबादी दोनों के हिसाब से बड़ा है। गुजरात में केजरीवाल इसलिए भी दांव लगा रहे हैं क्योंकि निगम चुनाव में पार्टी का परफॉर्मेंस शानदार रहा। छोटे राज्यों पर आपका इसीलिए फोकस है क्योंकि अगर इन राज्यों को आप जीत लेती है तो देश के मानचित्र में झाड़ू की प्रेजेंस बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए, हिंदुस्तान के बाद बात करता हूं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। जैसे लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त ठीक नहीं है और अब तो इमरान खान ने भी कह दिया है कि वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा? क्या आर्मी इमरान खान पर हावी होगी? इसको समझने के लिए आपको सीधे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के इस्लामाबाद आपको लिए चलता हूं। बैरिस्टर वकास अवरेज खान इस समय मेरे साथ जुड़ गए हैं। वकास भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। थैंक यू सो मच। वकास साहब, ओआईसी की बैठक खत्म हो गई है। इमरान खान साहब का कहना है कि वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि वो कुछ घंटों के मेहमान रह गए हैं और उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है? सरफराज, ओवरनाइट्स जो है पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो तब्दील होता नजर आता है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में बात की, उस वक्त जो सूरत हाल थी वो बड़ी क्रिटिकल थी, स्पेशली सो फार एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न एंड इमरान खान इज कंसर्न। लेकिन राइट नो जो इस वक्त सूरत हाल है डेट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। OIC का इजलास था, फिर उसके बाद आज 23 मार्च की परेड थी। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे ये चीज़ें बज़ाहिर नज़र आती हैं कि जो इनके मुनहरिफ अरकान थे, जो पार्टी की क़यादत और पॉलिसी लाइन के मुताबिक वोट नहीं देना चाहते थे बल्कि मुनहरिफ थे, वो भी किसी न किसी सूरत इमरान खान साहब के साथ आते हुए नजर आ रही हैं। जो इमरान खान साहब की OIC में स्पीच थी, that gained a great and impressive mileage so far as in our political scenario is concerned, उस वजह से जो ओवरनाइट जो पॉलिटिकल सूरत हाल है वो बदलती नजर आ रही है। जो आपने बात की अपने इंट्रो के अंदर कि इमरान खान साहब कुर्सी छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, देखिए पूरी दुनिया के अंदर आप कहीं भी किसी भी रूलर को देख लें, हुक्मरान को देख लें, पावर कॉरिडोर में बैठे हुए शख्स से पावर लेना, कुर्सी लेना चूहे शेर लाने के मुतरातिफ है, बल्कि हथेली पर सरसों जमाने के मुतरातिफ है। वो जो कभी भी नहीं तर्क करना चाहता, छोड़ना चाहता, इसलिए तमाम तर वो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, टैक्टिक्स और फिट्स अपनाए जा रहे हैं जिससे वो अपनी गवर्नमेंट को कंटिन्यू कर सके। और 1.5 साल का अर्सा जो उनके पास बचा है, अगर वो डिलीवर ना कर सके, ही इज क्वाइट श्योर इन दिस थिंग कि फिर नेक्स्ट टाइम उनको पाकिस्तान की अवाम बिल्कुल मौका नहीं देगी। सो राइट नो ही इज मूविंग वेरी क्लेवरली और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो इनके साथ इत्तेहादी पार्टी थी, जो अलाइनमेंट में थी पार्टीज, वो भी इनके साथ चले और एट द सेम टाइम जो इनके बागी अरकान थे, मुनहरिफ अरकान थे, वो भी इनके साथ चले। जो सूरत हाल कुछ बेहतर है, लेकिन जो गुज़िश्ता 3-4 दिन की जो एक मैस क्रिएट होता नजर आ रहा था, उससे कुछ बेहतरी की तरफ और PTI इस वक्त बेटर फुटिंग के अंदर खड़ी है। वकास, पाकिस्तान डे और उसके सेलिब्रेशन जश्न के दौरान इमरान खान और बाजवा साथ दिखाई दिए। बाहर से तो सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है,
अंदर के हालात क्या हैं? क्या आपको लग रहा है कि बाजवा साहब का मूड नहीं बदल रहा है और पाकिस्तान की आवाम क्या सोच रही है? देखिए, इस वक्त चूंकि पाकिस्तान या जितने भी अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, जब भी हम इनकी पॉलिटिकल रेजिम्स की बात करते हैं तो वहाँ की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, वहाँ के जो फॉरेन रिलेशंस हैं, वहाँ की जो आर्मी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। चूंकि इन तमाम नेशंस के लिए स्ट्रेटेजिकली और इंटरनली एक्सटर्नली अपने आप को मनवाना इंतहाई जरूरी है। लिहाजा जो पाकिस्तान के अंदर भी एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी मौजूदा जो सिनारियो है उसके अंदर जो है हमारी आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल नजर आती है। यही वजह है कि जो सूरत हाल का तयन किया जा रहा है वो किसी भी सूरत ऊंट बैठते नजर नहीं आ रही है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त इत्तेहादी हैं उनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और एट द सेम टाइम जो इनके मुनारिफ अरकान हैं वो भी अगर इनके साथ नहीं आते तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें इमरान खान की गवर्नमेंट को डिस्पर्ज करेंगी, स्कैटर करेंगी और ही इज गोइंग टू बी आउट फ्रॉम द पॉलिटिकल सिनेरियो। और फिर शायद अगर एक दफा इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटा दिया जाता है और जो लोग बतौर इत्तेहादी या मुनारिफ अरकान इनके साथ बैठे थे वो दोबारा फिर इनके साथ ना आए और फिर दोबारा इनकी गवर्नमेंट में आना जो है तो इंतहाई दुश्वार और कठिन नजर आए। ठीक है वकास, हिंदुस्तान की सेना यानी हमारे हिंदुस्तान के फौजी भाइयों की तारीफ कर जनरल बाजवा को क्या संदेश देना चाहते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब? देखिए, जो है पाकिस्तान ने तो हमेशा ये कोशिश की कि हम पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को प्रिवेल करें। हमने लास्ट ईयर भी आपके साथ जो प्रोग्राम्स की उसमें भी हमने बारहा ये बात की कि हमारी तो हत्तुल मकान कोशिश ये थी, चाहे वो कुलभूषण यादव हो, चाहे वो अभिनंदन हो, हम आपकी तवाज़िया करें, हम आपकी हर तरीके से वो सर्व करें ताकि हम अपने दोस्ताना मुरासिम को प्रिवेल कर सके। पाकिस्तान जो जोग्राफी लिहाज से इनकी जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो टेरिटोरियल मैटर्स हैं, उसमें पाकिस्तान ने हमेशा से ये कोशिश की कि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की पॉलिसी को प्रमोट करें। यही वजह थी कि हमने कुलभूषण यादव के मैटर पे भी आईसीजे की जो ज्यूरिसडिक्शन थी वो आपकी अभिनंदन के मैटर पे भी लेकिन वकास, पाकिस्तान कर सकते। वकास, ऐसे वक्त पर इमरान खान की तारीफ करना कई लिहाज से बहुत ज्यादा अहम हो जाता है और बाजवा साहब को एक संदेश देना भी होता है। देखिए, जहां तक ये प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात है, आई मस्ट से वन थिंग, चूंकि लास्टली जितनी भी 2-3 गवर्नमेंट पाकिस्तान में थी, पीएमएनएल की थी, पीपल्स पार्टी की थी, उन गवर्नमेंट्स के अंदर हम देखते थे कि हिंदुस्तान के साथ जो रवाबित थे उसकी उंगली उठाई जाती थी, बारहा ही कोशिश किया जाता था, स्टेटस भी कहा जाता था, गद्दारी का टैग भी इम्पोज किया जाता था। लेकिन ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसमें हमारी गवर्नमेंट और हमारी जो आर्मी इसके अंदर एक कोलेशन नजर आती है, एक कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन नजर आती है। और बारहा हमारे न्यूज चैनल्स पे की डिबेट नजर आती है कि गुज़िश्ता 73 सालों के हुकूमतों के अंदर और इस हुकूमत के अंदर जो एक्सेप्शनल चीज ये है कि आर्मी और पाकिस्तान की हुकूमत एक ही पेज पर है और इन दोनों का मकसद यही है कि पाकिस्तान में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को, प्रोग्रेस को प्रमोट किया जाए। तो लिहाजा जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं मेरे ख्याल में इसका एक ही मकसद है कि हम पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को इन दोनों मुल्कों के दरमियान प्रिवेल करें। वकास साहब, पाकिस्तान की संसद में अगर सांसदों का मैं जिक्र करूं तो कुछ सांसद खान साहब को लेकर नाराजगी है उनकी पार्टी में, तो सांसदों को लेकर इमरान खान साहब न्याजी की क्या तैयारी चल रही है? क्या अपनी पार्टी के बागी नाराज हुए सांसदों को वो मनाने में कामयाब होंगे या फिर नहीं? देखिए सरफराज, गुज़िश्ता रोज जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक जलसे से खिताब किया तो उसके अंदर कैटेगरी की इस चीज की वजाहत कर दी कि जितने भी नाराज अरकान है अगर वो वापस आना चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरा जो किरदार है वो एक बाप की तरह है और मैं उनको माफ करूंगा, दोबारा से पार्टी में उनको वेलकम करूंगा, अंदा पहचानी से जान पहचानी से फिर उनको उन्हीं के ओहदों पे उसी तरह बहाल करूंगा, जो उनका स्टेटस था पार्टी में एंजॉय कर रहे थे वो उसी तरह एंजॉय करेंगे। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली, कल का दिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक सदारती प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल किया गया है और कल उसकी हेयरिंग है। उस हेयरिंग के जरिए डिसाइड किया जाएगा
कि अगर कोई शख्स जो है वो फ्लोर क्रॉस करता है और गवर्नमेंट के बीच में बैठकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही वोट देता है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट वोट देगा, तो उस शख्स की किस्मत क्या होगी? क्या उसे मुकम्मल तौर पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, डीसीटेड कर दिया जाएगा, और क्या उसकी डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम होगी और उसके बाद वो पूरी जिंदगी क्या पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकेगा? तो लिहाजा कल का जो दिन है वो पीटीआई की हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके नेक्स्ट डे 25 तारीख को जो है वो रेजोल्यूशन जो भेजी गई थी, जो करारदाद भेजी गई थी रेक्विजिशन के, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए इजलास तलब किया जाए। 25 तारीख को इजलास भी तलब किया जा रहा है। तो लिहाजा कल और परसों का दिन जो है वो सूरत हाल को बिल्कुल क्लियर कर देगा और उसके बाद पूरी दुनिया के सामने, पाकिस्तान के बाम के सामने, हिंदुस्तान के बाम के सामने ये चीजें रोजे रोशन की तरह आया हो जाए कि ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसमें ये गवर्नमेंट जो है वो सर्वाइव कर वकास, आप चूंकि एक लॉ के स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान की सरकार को करीब से जानते हैं, पाकिस्तान की सियासत को करीब से जानते हैं और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के कामकाज को भी जानते हैं। आप जानते हैं कि मैं भी एक लॉ का स्टूडेंट्स हूं। मैं ये समझना चाहता हूं और हिंदुस्तान की आवाम ये समझना चाहती है कि कल जिस तरीके से पाकिस्तान की कोर्ट में जो सांसद हैं उसको लेकर क्या फैसला आ सकता है? मैं ये समझता हूँ सरफराज, इसमें जो फैसला है वो ये आ सकता है कि जो भी शख्स जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा, हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेगा, पार्टी की लाइन ऑफ एक्शन से हटकर वोट देगा, वो डिस्क्वालीफाई होगा, वो डीसीटेड होगा। क्योंकि चाहे वो पाकिस्तान की सियासत हो, चाहे हिंदुस्तान की सियासत हो या बांग्लादेश की सियासत हो, इन तीनों के अंदर जो एक कॉमन चीज नजर आती है वो ये कि इनके अंदर हॉर्स ट्रेडिंग भी है, फ्लोर क्रॉसिंग भी है। मैंने कल भी आपसे ये बात की थी कि 27 दफा हिंदुस्तान के अंदर जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट आई, 3 दफा कामयाब भी हुई। तो इसकी सबसे बड़ी वजूहत ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर जो पैसे का कल्चर है, हॉर्स ट्रेडिंग का और फ्लोर क्रॉसिंग का, वो बहुत आम है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान में 18वीं तरमीम भी लाई गई 2012 में, 1998 के अंदर भी एक तरमीम लाई गई। तो मुझे ये नजर आता है कि कल जो है मुकम्मल तौर पर ये चीजें बैन कर दी जाएंगी, फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। और जब ये एक फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, फिर उसके बाद जितने भी नाराज अरकान हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर इससे इज्तनाब करेंगे, गुरेज करेंगे कि किसको वोट ना दिया जाए। वकास भाई, आखिरी सवाल, क्या इमरान खान अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो जाएंगे या किसी दूसरे शख्स को, अपने करीबी को वो देश का प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे? चूंकि जिस तरीके के उनके अल्फाज आप और हम सुन रहे हैं कि वो छोड़कर तो भागने वाले नहीं है। देखिए सरफराज, वो बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे, वो कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। एंड दिस इज अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कि वो अपनी कुर्सी को बचा सके। जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो है, आई वुड लाइक टू प्रेडिक्ट दिस थिंग इन योर प्रोग्राम एंड यू मे आल्सो हाईलाइट इन योर सब्सिक्वेंट प्रोग्राम्स के इस वक्त जो प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर जो है उनकी कुर्सी बचना, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क जो पॉलिटिकल। वकास, मैं यही चीज आपसे समझना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। चूंकि आप कानून के जानकार भी हैं और सियासत को बाखूबी जानते हैं, वकास बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार नहीं बचने वाली है। पाकिस्तान में इमरान खान कुर्सी से उतर जाएंगे। जिस तरह की जानकारी इस्लामाबाद से बैरिस्टर वकास मुझे दे रहे थे, और यह बात सच है कि इमरान खान कुछ घंटों के मेहमान हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए अपने देश की 130 करोड़ आवाम को यह बताना चाहता हूं कि इमरान खान कुछ घंटों के मेहमान बचे हैं।